हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पायनियर इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस। आज हम लोग अपने टॉपिक में देखने वाले हैं न्यूक्लियोटाइड एक्जीशन रिपेयर सिस्टम। यहाँ तो ये जो एनईआर सिस्टम है, ये एनईआर सिस्टम सेल में तब होता है जब सेल में कोई बल्की लेशन क्रिएट हो गया हो। डीएनए में जब भी अगर डाइमर का फॉर्मेशन हो जाए, या हम ये कहें कि जब दो से ज्यादा न्यूक्लियोटाइड जो हैं उनमें अगर डैमेज फाइंड आउट हो, तो वो एक लार्ज या बल्की लेशन में काउंट होता है। तो जब भी इस टाइप का कोई बड़ा डैमेज हुआ है डीएनए में, तो उसे न्यूक्लियोटाइड एक्जीशन रिपेयर के थ्रू रिपेयर किया जाता है। तो ये जो एनईआर सिस्टम है, ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों ही सेल में होता है। प्रोकैरियोटिक में एनईआर सिस्टम के लिए जो जीन सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं उसे यूवीआर जीन कहते हैं, जबकि यूकैरियोटिक में जो जीन सिस्टम इन्वॉल्व होता है उसे एक्सपी जीन कहा जाता है। ये एक्सपी जीन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यदि इन जीन में अगर म्यूटेशन हो जाए, तो एक सिंड्रोम या एक कैंसर होता है जिसे हम जीरो डर्मा पिगमेंटोसम के नाम से जानते हैं। तो इसी के नाम पर इन जीन का नॉमेनक्लेचर हुआ है एक्सपी जीन। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि यूकैरियोटिक में किस टाइप से एनईआर सिस्टम जो है वो वर्क करता है। तो यूकैरियोटिक में एनईआर को चलाने के लिए दो मेजर पैथवे हैं यहाँ पर। तो जो दो पैथवे हैं उनमें से एक पैथवे जो है वो कहलाता है ग्लोबल जीनोमिक एनईआर सिस्टम, और जो दूसरा है वो कहलाता है ट्रांसक्रिप्शनल कपल्ड एनईआर सिस्टम। यहाँ ग्लोबल जीनोमिक एनईआर सिस्टम ये हर समय चलता रहता है, मतलब हम ये कहते हैं कि 24/7 चलते रहता है। इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये रेप्लिकेशन के समय होने वाला रिपेयर है या ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन के समय है, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो रिपेयर सिस्टम है ये हर वक्त ऑल द टाइम डीएनए को स्कैन करता रहता है यहाँ। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि ये जो रिपेयर सिस्टम है ये सेल को या डीएनए को लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। जबकि जो दूसरा रिपेयर सिस्टम है ट्रांसक्रिप्शनल कपल्ड रिपेयर सिस्टम, ये ट्रांसक्रिप्शनल कपल्ड रिपेयर सिस्टम ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन ही हो रहा है, ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन होता है। अब ये ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन कैसे हो रहा है, मतलब जैसे कि अगर हमारा ये डीएनए है और डीएनए में यहाँ पर ये पॉलीमरेज है और ये पॉलीमरेज नया आरएनए जो है वो सिंथेसाइज कर रहा है। तो अगर यहाँ पर डीएनए में जो टेम्पलेट डीएनए है यहाँ पर कोई न्यूक्लियोटाइड का डैमेज अगर फाइंड आउट हुआ, तो ये आरएनए पॉलीमरेज अपने आप को यहीं होल्ड कर देगा। पहले ये जो डैमेज है वो रिपेयर होगा और रिपेयर होने के बाद जो है फिर आगे ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होगा। इसलिए इसे हम ट्रांसक्रिप्शनल कपल्ड रिपेयर सिस्टम कहते हैं। ये दोनों में ये डिफरेंस है कि ये ऑल द टाइम है और ये ट्रांसक्रिप्शन के टाइम होने वाला रिपेयर सिस्टम है। जबकि हम बाद में देखेंगे यहाँ पर जो एक जीन सिस्टम इन्वॉल्व होता है वो कहलाता है CS A और CS B। इन दोनों के साथ अनदर जीन जो काम करते हैं वो सारे XP जीन हैं। इस वाले रिपेयर सिस्टम में ग्लोबल में केवल XP जीन सिस्टम ही इन्वॉल्व होता है। तो इन दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें एक अलग दो जीन अलग से काम करते हैं और XP जीन तो साथ में इन्वॉल्व होता ही रहता है। तो जैसा देखिए, ये आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिख रहा होगा। ये जो डायग्राम है इसमें देख सकते हैं ये है आपका ट्रांसक्रिप्शनल कपल रिपेयर पैथवे और ये है आपका ग्लोबल पैथवे। तो दोनों पैथवे कहीं ना कहीं जाकर के आपस में लिंक्ड है। अगर सेल में ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन का या रेप्लिकेशन का कोई लिमिटेशन नहीं है कि कोई प्रोसेस हो रहा है और डीएनए में स्कैनिंग चल रही है और डैमेज फाइंड आउट हो रहा है, तो देखिए ये ग्लोबल पैथवे यहाँ से ये चल रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस हो रहा हो और तब कोई डैमेज यहाँ पे फाइंड आउट हुआ है, तो फिर ट्रांसक्रिप्शन कपल्ड पैथवे चलेगा।
लेकिन ट्रांसक्रिप्शन कपल्ड पाथवे बाद में जाकर के सेम रूट को ही फॉलो करता है, मतलब ग्लोबल पाथवे को ही फॉलो करने लग जाता है। सिर्फ अंतर यहाँ पे कुछ जीन का है जो हम लोग बाद में देख लेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ग्लोबल पाथवे जो है वो किस प्रकार से रन होता है। तो ये जो सामने आपके पाथवे दिखाई दे रहा है ये आपका ग्लोबल पाथवे है। तो ग्लोबल पाथवे में कैसे होता है कि जो जीन सिस्टम यहाँ पे फंक्शन है कर रहे हैं, ये है आपका थायमिन डाइमर डैमेज। ये जो डैमेज है इसको सबसे पहले रिकॉग्नाइज करने वाला जो जीन है वो है आपका एक्सपीसी। ये जो दिख रहा है आपको, ये है एक्सपीसी। एक्सपीसी का फंक्शन है कि ये डैमेज को रिकॉग्नाइज करता है यहाँ। तो जब ये डीएनए को डैमेज को रिकॉग्नाइज करेगा तो हमेशा अपने साथ एक और प्रोटीन रखता है जिसको हम 23B कहते हैं। ये इसको हेल्प करेगा यहाँ पर। अब जैसे ही यहाँ पे डैमेज का रिकॉग्निशन हो गया, डैमेज के रिकॉग्निशन के बाद आपको यहाँ पर TF2H दिखाई दे रहा है। तो ये TF2H का फंक्शन है कि ये हेलिकेज के समान काम करता है। हेलिकेज को आप जानते ही होंगे, ये हेलिकेज क्या करता है कि डीएनए का ये जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए में ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है इनको तोड़ करके इनको इस तरीके से ये अलग कर देता है, ये बीच के बॉन्ड को ब्रेक कर देता है। अब TF2H जैसे ही डीएनए को अलग किया, ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये डीएनए देखिए ये अलग हो चुका है। तो डीएनए के अलग होने के बाद ये जो आपको आरपीए प्रोटीन है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन है एक्चुअली। मतलब दोनों डीएनए अलग होने के बाद यहाँ पर ये आरपी प्रोटीन क्या करता है, इनको वापस से रीज्वाइन होने नहीं देता यहाँ पे। दूसरा, फिर ये एक्सपी जीन आपको दिखाई दे रहा होगा। अब ये एक्सपी जीन जो है ये एक्ट एज अ एंडोन्यूक्लियस। यहाँ एक्सपी जीन जो है वो एंडोन्यूक्लियस के समान काम करता है। अब जब हम ग्लोबल पाथवे देखते हैं या यूकेरियोटिक सिस्टम देखते हैं, तो यूकेरियोटिक सिस्टम में दो एंडोन्यूक्लियस यहाँ पर अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। एक कहलाता है XPF और दूसरा कहलाता है XPG। तो जब आप XPF देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि XPF जो है वो 5' की तरफ कट लगाता है। ये आपको दिख रहा है, ये 5' की तरफ कट लगाता है और क्रिएट करता है 3' एंड। जबकि XPG जो है ये 3' एंड की तरफ कट लगाता है। अब ये जो आपका जो डीएनए है यहाँ पर, ये जो आपको अलग सा पार्ट दिखाई दे रहा है, डैमेज पार्ट है, ये TF2H जो है वो उसको रिमूव कर देगा। यहाँ पर मेंशन नहीं किया है पर यहाँ एक और जीन फंक्शन करता है जिसको हम कहते हैं XPD और XPB। ये जो दोनों हैं ये इस डैमेज पार्ट को रिमूव करने का काम करते हैं। ये जो पार्ट है ये XPD और XPB जो है इसको रिमूव कर जाते हैं। अब यहाँ जो गैप क्रिएट हुआ है, अब गैप को डीएनए पॉलीमरेज और लाइगेज के थ्रू फिल कर दिया जाता है और सील कर दिया जाता है यहाँ। तो अगर इसका फ्लो चार्ट हम देखें तो जो भी आपका डैमेज पार्ट है उस डैमेज को रिकॉग्नाइज करने के लिए सबसे पहले XPC आया। अब XPC के बाद यहाँ पर TF2H आकर के रिकॉग्नाइज हो रहा है यहाँ। अब TF2 जैसे ही रिकॉग्नाइज हुआ, TF2 के साथ साथ में आरपीए प्रोटीन भी रिकॉग्नाइज होता है। इनके बाद XPG और XPF ये दोनों रिकॉग्नाइज होते हैं एंडोन्यूक्लियस के समान काम करने के लिए। उसके बाद XPD और XPB जो कि हेलिकेज या डैमेज पार्ट को पूरा रिमूव करते हैं। फिर डीएनए पॉलीमरेज फंक्शन करता है और लाइगेज फंक्शन करता है यहाँ। तो ये है आपका ग्लोबल पाथवे। जबकि हम ट्रांसक्रिप्शनल कपल्ड में देखते हैं कि यहाँ पर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए ये आपका डाइमर, दो अलग जीन सिस्टम फंक्शन करते हैं यहाँ। तो जब भी डीएनए में ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, जैसे ये आरएनए पॉलीमरेज अभी ये ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है और ये आपका ये जो रेड कलर से है ये नया आरएनए मॉलिक्यूल जो है वो फॉर्म हो रहा है। तो ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे जब आरएनए पॉलीमरेज रन कर रहा है और उसे टेम्पलेट पे ये थायमिन डाइमर रिकॉग्नाइज हुआ, तो ये आरएनए पॉलीमरेज यहीं होल्ड कर दिया जाता है, ये इससे आगे नहीं बढ़ेगा। जब तक ये डैमेज रिपेयर ना हो तब तक ये आगे नहीं होगा। तो अब ये रिपेयर कैसे होगा, ये जो डैमेज है ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन उस टाइम पर यहाँ रिकॉग्नाइज करने के लिए दो अलग से जीन काम करते हैं या दो अलग से प्रोटीन फंक्शन करते हैं। एक प्रोटीन जो है वो कहलाता है CSA प्रोटीन। CSA जो है ये डैमेज को रिकॉग्नाइज करता है।
ये डैमेज रिकॉग्निशन का काम करता है। और डैमेज रिकॉग्निशन का काम कब करेगा ये? जब सेल में ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस हो रहा हो, ये पहला है। और जो दूसरा है वो कहलाता है CSB। या CSB जो है ये क्या करता है, ये मेन मैनेजर के समान काम करता है एक्चुअली। CSA तो सिर्फ रिकॉग्नाइज किया, CSB जो है ये मेन मैनेजर के टाइम काम करता है। इट मीन्स कि ये क्या करेगा, ये RNA पॉलीमरेज को होल्ड भी करवाता है कि भाई अभी ट्रांसक्रिप्शन नहीं करना है, अभी डैमेज हुआ है। तो ये RNA पॉलीमरेज को सबसे पहले तो ये होल्ड करवा देता है। दूसरा, जब ट्रांसक्रिप्शन होल्ड हो गया है तो CSA और B का फंक्शन खत्म हो गया। इसके बाद अब ये जो रिपेयर है ये वही ग्लोबल पैथवे को फॉलो कर लेगा यहाँ से। इसके बाद वही XPC आएंगे, वही XPG आएंगे, सारे प्रोटीन्स वही आएंगे जैसा कि हम लोगों ने ग्लोबल पैथवे में पढ़ा है। तो अब क्या होता है कि जब ये रिपेयर पूरा खत्म हो गया, पूरा रिपेयर यहाँ पर हो गया है, तब फिर से ये जो CSB है, ये CSB अब इसी RNA पॉलीमरेज को ये एक्टिवेट भी कर देता है, वापस से सिग्नल देता है कि भाई अब डैमेज रिपेयर हो चुका है, अब फिर से ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस जो है वो आगे बढ़ना चाहिए। तो इस तरीके से ग्लोबल पैथवे में CSA और CSB का कोई फंक्शन नहीं, क्योंकि ये सिर्फ ट्रांसक्रिप्शन के समय ही इन्वॉल्व होते हैं। अब ये जो CSA है इनका दूसरा नाम भी है जिसको हम कहते हैं ERCC8, जबकि CSB को हम कहते हैं ERCC6। तो ये ERCC का फुल फॉर्म है, ये ERCC का मतलब होता है एक्जीशन रिपेयर क्रॉस कॉम्प्लीमेंटेशन। बस अब ये जो हमारा CSA और CSB है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर CS जीन में किसी प्रकार से, ये CS जीन में अगर किसी भी प्रकार से म्यूटेशन हो जाए, स्पेशली B में, तो यहाँ जो सिंड्रोम है उस सिंड्रोम को हम कॉकेनी सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। कॉकेनी सिंड्रोम का मतलब होता है जब सेल में अर्ली एजिंग होने लग जाए, मतलब सेल, हर एक सेल की एक एज होती है कि वो 3 days, 2 days, 120 days जो है, तो सेल में अर्ली एज होने लग जाता है। सेल पहले से ही ये इनमें सेल में डैमेजिंग जो है वो स्टार्ट होने लग जाती है सारी। जबकि हम लोगों ने देखा था कि अगर XP जीन में अगर म्यूटेशन हो जाए तो जो डिजीज होती है उसे हम कहते हैं जीरो डर्मा पिगमेंटोसम, जो कि एक प्रकार का स्किन कैंसर है यहाँ पे। तो कॉकेनी सिंड्रोम जो है वो कैंसर नहीं है, वो बिल्कुल अलग टाइप का एक सिस्टम है यहाँ। अब ये जो दोनों पैथवे था ये आपका प्रोकैरियोट्स में था। अब हम देखेंगे कि यूकेरियोट्स में, सॉरी वो यूकेरियोट्स में था, अब हम देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक सिस्टम में ये कैसे फंक्शन करता है। तो प्रोकैरियोटिक सिस्टम में यहाँ पर ये दिख रहा होगा आपको, ये डिस्टॉर्शन है। ये जो डैमेज है, इस डैमेज को सबसे पहले रिकॉग्नाइज करता है UVR-A जीन। सॉरी, UVR-A जीन ये जब भी रिकॉग्नाइज करेगा हमेशा डाइमर के फॉर्म में फंक्शन करेगा। दूसरा, ये कभी भी अकेले रिक्रूट नहीं होता, ये जब भी रिक्रूट होगा यहाँ पर UVR-B जो है ये भी रिक्रूट होते हैं। अब UVR-B ये रिक्रूट हो जाते हैं ये भी डाइमर के फॉर्म में। अब UVR-A और UVR-B ये दोनों आकर के रिक्रूट हो गए हैं वहां। अब इसके बाद क्योंकि स्कैनिंग का काम हो चुका है तो UVR-A जो है वो अलग हो जाता है। ये आपको दिख रहा होगा, UVR-A जो है वो डिसोसिएट हो गया है। अब UVR-B का फंक्शन है कि ये जो बीच का जो थोड़ा सा जो ये दोनों आपस में अटैच थे इनको ये रिमूव कर देता है। हाँ, ये यहाँ जो हाइड्रोजन बॉन्ड है इनको ये ब्रेक कर देगा। अब इसके बाद UVR-B जो है, क्योंकि वो डाइमर के फॉर्म में था, अब एक सिंगल मोनोमर UVR-B जो है वो वहां पे है। अब इस सिंगल बी को देखते हुए इसके बाद जो रिक्रूट होने वाला है वो है UVR-C। अब UVR-C यहाँ पर एंडोन्यूक्लियस के समान फंक्शन करता है। जैसा कि हम लोगों ने यूकेरियोट्स में देखा था, तो यूकेरियोट्स में 3' की तरफ और 5' की तरफ कट लगाने वाला जो एंजाइम था वो दो अलग अलग थे। एक था आपका XPG और एक था आपका XPF। XPG 3' एंड की तरफ था और ये 5' एंड की तरफ। जबकि UVR-C जो है ये 5' की तरफ भी कट लगाता है और 3' एंड की तरफ भी कट लगाता है, मतलब दोनों साइड में ये एंडोन्यूक्लियस के समान फंक्शन करता है। अब ये कट लगने के बाद
यहाँ पर UVRD, ये जो UVRD है ये एक्ट एज अ हेलिकेज। तो ये जो डैमेज पार्ट है इतना, इस डैमेज पार्ट को, ये जो डैमेज पार्ट है इसको ये यहाँ से रिमूव करवाएगा, खुद रिमूव हो जाएगा। और उसके बाद फिर डीएनए पॉलीमरेज जो है ये आकर के यहाँ पे रिक्रूट होते हैं और डीएनए पॉलीमरेज 1 इस छोटे से गैप को फिल करेगा और लाइगेज जो है वो उसको सील कर देते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप मुझे कमेंट करिएगा, और इस पूरे एनईआर सिस्टम में कहीं भी आपको किसी भी टाइप का डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।